लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं कि उसे स्मॉल नहीं कहते। यही आंसर है। यस क्योंकि सर। उसका डायमीटर ज्यादा होता है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है आपने। आपको पता है देखिए हमारे जो कोर्स है उसमें चैप्टर 12 के मुतालिक है क्या क्या। तो ये दरअसल कहते हैं कि ये टॉपिक हैं जो हमारे कोर्स में हैं, चैप्टर 12 में, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, इसके अंदर सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसका ताल्लुक जो है वो जोलॉजी से नहीं है। 2 और 3 का ताल्लुक जोलॉजी से। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक का मतलब होता है होलो कंप्लीटली को कहते हैं। कुछ बच्चे होलू होते हैं, ये होलो होता है। जोआ का मतलब होता है एनिमल, एनिमल की तरह की न्यूट्रिशन। एनिमल जो अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि वो डिफरेंट सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, और ऐसों को हम हीट्रोट्रॉफ कहते हैं। जो अपना फूड खुद से तैयार कर लेते हैं जैसे प्लांट्स, तो उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि फूड प्लांट्स अपना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है फीड, वो अपने आप को खुद से फीड कर लेते हैं। और हीटरोट्रॉफ होते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से फूड ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर है कि इसमें ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिर्फ 2 टॉपिक हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एनिमल की तरह की न्यूट्रिशन, यानी एनिमल की न्यूट्रिशन, और यहाँ पे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर हमारी बुक में जो है वो कई एनिमल हैं जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे पहले अमीबा, नंबर 2 है हाइड्रा, नंबर 3 है लेनेरिया, नंबर 4 है कॉकरोच, और नंबर 5 है ह्यूमन। तो ये 5 जो हैं उनमें से 4 निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन है कि पैरासाइट्स कैसे फीड करते हैं, और इसके अलावा इस चैप्टर में GIT डिसऑर्डर हैं जो 11 डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब कुछ जो है रिड्यूस कोर्स के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर ये ना पढ़े जाएं तो फिर बायोलॉजी में रही क्या जाता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आ सके। इसलिए कि आपको पता है एप्टीट्यूड टेस्ट में जो होता है वो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सिस्टम्स नहीं होते एज इट इज। तो अगर हमने सिस्टम पढ़ने हैं तो ज़रूरी है कि हम क्या करें, से ऐसे पढ़ें जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। असल में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों के पास 3 मंथ्स होते हैं। अब उस 3 मंथ्स में बच्चा क्या क्या करे, वो दरअसल कहते हैं 8 सब्जेक्ट पढ़ेगा। 8 सब्जेक्ट क्यों पढ़ेगा, इसलिए कि उसको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, सेकेंड ईयर की फिजिक्स, फर्स्ट ईयर की जोलॉजी, सेकेंड ईयर की जोलॉजी, फर्स्ट ईयर की बॉटनी, सेकेंड ईयर की बॉटनी, और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश, सेकेंड ईयर की इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसे पढ़नी पड़ेंगी। अगर उसे 8 बुक्स पढ़नी हैं और उसके पास 3 मंथ्स हैं, तो बताएं वो टाइम कहाँ से लाएगा। इस तरीके से उसको टाइम जो है वो बाई करना पड़ेगा कहीं से, और आपको पता है कि मार्केट में जो है वो तो मिलता ही नहीं है टाइम, तो आएगा कहाँ से। तो ये है कि उन्हें मजबूरन क्या होगा, फेल होना पड़ेगा। सही या नहीं। यस ये सर, बात मैंने बिल्कुल आपको सही। पिछली दफ़ा भी बताई थी कि दरअसल एक 2 वर्ड हैं, एक है ईलियम ILIUM, और एक है ईलियम ILEUM। ये जो ईलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो ई से लिखा जाता है, लेकिन जो आई आता है जिसके बाद में वो दरअसल एक बोन का नाम है। ये देखें ये लिखी हुई है, ये ईलियम बोन, ये हमारे पेल्विक गर्डल की बोन है। जो हमारे हिप रीजन है, हिप रीजन, वहाँ का जो गर्डल होता है उसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। और यही वो ईलियम है, सबसे लंबी बोन, जिसकी वजह से हम पेंट बांध सकते हैं। वरना अगर ये ना हो तो हम पेंट कहाँ पर बांधेंगे। जो हमारी बेल्ट है जिस हड्डी के ऊपर बनती है उसका नाम ईलियम है, उसकी स्पेलिंग ILIUM है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जो कि थर्ड पार्ट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, उसे हम कहते हैं ईलियम ILEUM। जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो सारा फूड है ये सब के सब एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोसेस को हम वेलाई कहते हैं। कौन क्या कहते हैं, वेलाई। और इस वेलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सारा जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, और इन ब्लड वेसल्स के जरिए फिर ये ब्लड वेसल हार्ट में जाती हैं, और हार्ट से पूरी बॉडी को फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आपको पता है हमारे जो फिंगर्स के सेल्स हैं, ये फिंगर के सेल्स, क्या इनको फूड चाहिए या नहीं, तो इनको फूड रिक्वायर्ड है। इनका अपना माउथ नहीं है इसलिए खा नहीं सकते, तो फूड इन पर पहुंचना चाहिए।
कैसे पहुंचता है? ब्लड के जरिए। तो ब्लड इसको खून, जब ब्लड में खून आएगा तभी तो हमारी फिंगर्स तक पहुंचेगा या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा, जिसमें हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, और इस तरीके से हमारे हैंड्स हैं, फीट्स हैं, इन सब को फूड कैसे मिलेगा? ब्लड के जरिए। इसलिए कि ये बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो दरअसल ऐसे हैं कि फूड वो इनटेक नहीं कर सकते। राइट। तो अगर हम आगे पढ़ें तो अब हम पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत। अगर हम रिव्यू कर लें कि इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे तो उनको याद ही होगा कि दरअसल डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जो बच्चों को याद करनी होंगी। जैसे एसोफेगस 25 सेंटीमीटर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, इसमें से ड्यूडेनम 30 सेंटीमीटर का होता है, जेजुनम 2.4 मीटर का होता है, इलियम 3.6 मीटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसके अंदर दरअसल फ़र्क है कि इनकी जो लेंथ है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है, इसलिए कि इसकी लेंथ है 6 मीटर, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम है 2.5 सेंटीमीटर, जबकि 6.5 सेंटीमीटर वाइड होता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी में बाकायदा एक शेप की होती है, और ये शेप होती है कॉमा शेप। कौन सी शेप? कॉमा शेप, जो आपको नज़र आ रही है। तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, ये पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसका पूरा के पूरा लास्ट रीजन है, इसको हम इलियम कहते हैं। यहाँ पे देखें इलियम पूरा ये कॉइल होता 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 आखिरकार यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से आकर ज्वाइन होता है इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से ये जाकर ज्वाइन होता है इसको हम सीकम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सीकम। कम देखो तो कहते हैं सीकम। तो सीकम का मतलब ऐसे सैक होता है, इसलिए ये है सीकम इसका नाम। इसके साथ एक फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, इसका नाम अपेंडिक्स इसलिए होता है कि शायद आपको डिक्शनरी अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें भी अपेंडिक्स होता है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा एडिशन होती है किसी भी बुक में, इसको भी अपेंडिक्स कहते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। एनिमल की बॉडी में तो है लेकिन बाकी ह्यूमन की बॉडी में नहीं है, और उन एलिमेंट में है जिनको हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। और इसके बाद फिर ये जो सारा पूरा आपको क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आ रहा है, यहाँ से ऐसे यूं ऐसे, ये पूरा के पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। इस लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा दूसरा नाम जो है वो कॉलन है। कॉलन, इसके अंदर एक पार्ट ये है जो ऊपर जा रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन। एक पार्ट ये है कि नीचे आ रहा है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों कहते हैं? असेंड करने का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। क्योंकि ये पार्ट ऊपर जा रहा है इसलिए असेंडिंग, ये पार्ट नीचे आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग। और ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं? अगर कोई चीज़ ऐसे वर्टिकली अरेंज हो तो हम उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और अगर कोई ऐसी हॉरिजेंटली अरेंज हो तो हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्स। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। शायद आपने अगर क्लास 9th में रूट, स्टेम और लीफ के स्ट्रक्चर तो पढ़े होंगे। अगर आपने रूट का स्ट्रक्चर देखा हो कि अगर रूट को ऐसे चिप्स की तरह काटा जाए ऐसे, तो इसे हम टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन इसलिए कि ये भी चूंकि हॉरिजेंटली कट किया जाता है इसलिए इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ये भी चूंकि हॉरिजेंटली अरेंज्ड है इसलिए इसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है। बॉडी की अगर देखा जाए अरेंजमेंट तो उसके मुताबिक ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा असेंडिंग कॉलन राइट साइड पर होता है, अपेंडिक्स भी राइट साइड पर होता है, सीकम भी राइट साइड पर होता है। अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलन राइट साइड पे, डिसेंडिंग कॉलन लेफ्ट साइड पे होता है। फिर ये आखिर में ख़त्म होता है एक छोटे से ट्यूब पर, और इस छोटी सी ट्यूब का नाम रेक्टम है। और रेक्टम के बाद एक छोटे सी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। इससे जो अनडाइजेस्ट फूड मैटर होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वो बॉडी से बाहर निकल आता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड मैटर होता है उसको हम स्टूल कहते हैं। जिस पर हम बैठते हैं उसको भी स्टूल कहते हैं, और इसको भी स्टूल कहते हैं। राइट। तो किसी ने कोई सवाल पूछा क्या? असेंडिंग कॉलन बिटवीन, असेंडिंग और डिसेंडिंग के दरमियान ट्रांसवर्स कॉलन है। अगर आप बिटवीन का ये मतलब पूछना चाह रहे हैं, असेंड यानी ऊपर चढ़ना, डिसेंड यानी नीचे उतरना। जो ऊपर जा रही है असेंडिंग,
ये जो ऊपर जा रही है असेंडिंग, जो नीचे आ रही है डिसेंडिंग, ये ट्रांसवर्स। 3 कॉलन हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स राइट साइड पर, सीकम राइट साइड पर, असेंडिंग कॉलन राइट साइड पर। इस सब का फंक्शन जो है, इसमें सिर्फ सीकम का और अपेंडिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी पूरी कॉलन का एक ही काम है। और वो क्या है, चाहे वो असेंडिंग कॉलन हो, चाहे वो ट्रांसवर्स कॉलन हो, चाहे वो डिसेंडिंग कॉलन हो। और उसका काम क्या है, उसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जितना भी पानी होता है फूड में, वो सब के सब इस कॉलन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। सही। और सीकम का क्या काम होता है? सीकम का काम होता है कि यहाँ पे हमारे सीकम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को हम इकोलाई कहते हैं। इकोलाई, क्या आपने चैप्टर 6 में और चैप्टर 5 में इकोलाई का नाम सुना होगा? इसे कोलाई इसलिए कहते हैं कि ये कॉलन में होते हैं, और ई इसलिए कहते हैं, एस्चरेशिया साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कहते हैं इकोलाई, शॉर्ट में एस्चरेशिया कोलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर है, या के 630 है। एक्चुअली एग्जैक्टली तो 630 है, लेकिन हमारी बुक में चूंकि 6 लिखा हुआ है इसलिए हम 6 ही कंसीडर करते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम 6 मीटर ही कहेंगे, इसलिए कि हमारी बुक में 6 मीटर ही लिखा हुआ है। और आपको ये पता होगा कि सारे आंसर हमारी बुक के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जो बुक में सही है वही सही है, जो बुक में नहीं लिखा हुआ दैट इज नॉट करेक्ट। हम अपनी तरफ से जो है अपना मैथ्स नहीं लगाते, जो बुक में लिखा हुआ है उसी को कहते हैं आमन्ना व सदकना, यानी जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। वी हैव नो डाउट अबाउट इट कि भाई ये गलत है सही है, इतनी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है या नहीं? तो अब दरअसल हम पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सीकम में इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्लांट प्रोडक्ट है, और जो प्लांट की सेल वॉल में होता है। अगर हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियां, या हम सैलेड खाते हैं, या जैसे हम सलाद कहते हैं, तो सलाद के पत्ते होते हैं, जैसे उसमें गाजर है, या उसमें मूली है, या उसके अंदर लेटस है जिसको हम सलाद के पत्ते कहते हैं, ये सब खाते हैं। तो ये सब के सब कैसे डाइजेस्ट होते हैं? ये ग्लूकोज के बने हुए होते हैं। ग्लूकोज की चेन को हम सेल्यूलोज कहते हैं। ग्लूकोज की चेन को हम सेल्यूलोज कहते हैं। ये बात हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में ये बात हम पढ़ते हैं कि सेल्यूलोज दरअसल ग्लूकोज का बना होता है। जब सेल्यूलोज ब्रेक होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं, जिसे कहते हैं जी जी जी। जी 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 यानी ग्लूकोज। इस तरीके से बन जाती है चेन ऑफ ग्लूकोज, और इस चेन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? इस चेन ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो दरअसल प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो दरअसल सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम प्लांट के छिलके खा रहे हैं वो सेल्यूलोज है, प्लांट के सेल खा रहे हैं सेल्यूलोज है, फ्रूट खा रहे हैं सेल्यूलोज है। इसी तरीके से अगर हम वेजिटेबल खा रहे हैं सेल्यूलोज है। तो ये सारी चीज़ें सेल्यूलोज की होती हैं। ये सब के सब सीकम में जाके डाइजेस्ट करती हैं। सीकम में कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात याद रखने की है कि सीकम में कोई एंजाइम नहीं होता। तो सीकम में एंजाइम ही नहीं होता तो ये डाइजेस्ट कैसे होती हैं? ये बैक्टीरिया से होती हैं, और बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। बैक्टीरिया का क्या नाम है? इकोलाई। अपेंडिक्स का क्या काम है? ये फंक्शनलेस है। अपेंडिक्स में हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। कुछ एनिमल होते हैं इनको कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस उन्हें कहते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स, जो प्लांट्स ईटर होते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस होते हैं जैसे काऊ है, जैसे कैमल है, जैसे गोट है, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल में ये काम जो हमारे सीकम में बैक्टीरिया करते हैं, वो काम उनका अपेंडिक्स करता है, और इसी वजह से उनमें अपेंडिक्स बड़े होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे बॉडी में ये काम नहीं होता। सेकेंड ईयर में जाकर आप पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, और इस तरीके से एग्जाम में ये रीजन में पूछा जाता है कि वाई अपेंडिक्स बिकम फंक्शनलेस। क्या कभी ये फंक्शनल थी या नहीं? तो हमारे जो एंसिस्टर्स थे, एंसिस्टर जिन्हें आबाओ अजदाद कहते हैं, उसमें ये फंक्शनल थी, और ये क्या काम करती थी? ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करती थी। क्यों? इसलिए कि पहले ज़माने में इंसान जो है वो कच्ची सब्जियां खाता था, रॉ वेजिटेबल्स। आजकल तो है वो तो हम सैलड ही सिर्फ रॉ खाते हैं। सेल्यूलोज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन। तो दरअसल कहते हैं सेल्यूलोज किसी हमारे अपने एंजाइम की वजह से नहीं, बल्कि इकोलाई बैक्टीरिया
की वजह से डाइजेस्ट होता है। इसलिए कि इकोलाई बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए सेल्यूलेज बनाते हैं। इसे डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है इसका नाम सेल्यूलेज है। तो सेल्यूलोज के को बनाने के लिए इकोलाई काम करते हैं, वैसे हमें सेल्यूलेज नहीं बनता। तो मैं यही बता रहा था जो हर्बीवोरस एनिमल हैं उनमें सेल्यूलेज बनता है और उनका जो अपेंडिक्स है वो ये काम करता है। तो दरअसल एवोल्यूशन की हिस्ट्री ये बताती है कि दरअसल इंसान जो है किसी ज़माने जब वो केवमैन था, जब वो रॉ वेजिटेबल्स इस्तेमाल किया करता था, तब ये फंक्शनल थी, तब ये सेलुलेज बनाया करती थी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने जो है कच्ची सब्जियां खाना बंद कर दी, पकाकर खाना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने कुकिंग शुरू कर दी है तो बहुत सारा पार्ट जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मजीद डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि जब हम दवाई खाते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम खाएं, चाहे वो गले के लिए हो, कमर के लिए हो, किडनी के लिए हो, किसी भी बॉडी के पार्ट के लिए अगर एंटीबायोटिक होती है तो वो दरअसल इन तमाम बैक्टीरिया को मार देती है। कभी आपने सेफगार्ड का एड देखा है? सेफगार्ड, सेफगार्ड एक सोप है, अगर आपने यस उसका एड यस देखा सर। हो, वो कभी भी 100% बैक्टीरिया को नहीं मारते। कोई भी एंटीबायोटिक 100% बैक्टीरिया को नहीं मारती। 99.99% तक वो मार सकती है, नॉट 100%। कुछ बैक्टीरिया फिर भी बच जाते हैं। इस तरीके से जो अपेंडिक्स में, ओ सॉरी, सीकम में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वो दोबारा से डिवाइड होते हैं और फिर वो नए इकोलाई बना देते हैं। तो कैसे डिवाइड होते हैं ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, इसको हम फिजन कहते हैं, फिजन। जी, दरअसल कहते हैं कि ये तो दरअसल एक कंडीशन है कि आम तौर पर इस अपेंडिक्स में फूड नहीं जाता। लेकिन आपको पता है कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको चुलबुले कहते हैं, वो चुलबुले होते हैं, वो हर चीज़ को जिस तरीके से कोई ना कोई खिलाना वगैरह भी देते हैं तो उसको तोड़ ताड़ के देखते हैं कि अंदर क्या है। और इस तरीके से कहते हैं कि अगर उन्हें सेल मिल जाए तो कहते हैं ये ढोल कौन छोड़ गया है। इस तरीके से कुछ बच्चे चुलबुले होते हैं, वो इधर उधर चीज़ों में घुसते रहते हैं। और इस तरीके से कभी कभी कुछ फूड जो होते हैं वो भी चुलबुले टाइप के होते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ जाके देखें कि यहाँ पे क्या है। आमतौर पे फूड यहाँ पे नहीं जाता, वो यहाँ से यूं सीधा शराफत से ऊपर चला जाता है। और ये दरअसल एक मूवमेंट उसको ऊपर लेके जाती है जिसको पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और ये हमने डाइजेशन में शुरू में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। पेरिस्टल्सिस कि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होती रहती है जिसकी वजह से फूड ऊपर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसलिए कि ऊपर जा रहा है असेंडिंग कॉलम में, ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ये बात रीजन में पूछी जाती है कि फूड इन द असेंडिंग कॉलम इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कैसे होती है? तो इसका रीजन है पेरिस्टल्सिस के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स में होती रहती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के, इसको पेरिस्टल्सिस कहते हैं। सही है, जिसकी वजह से फूड आगे जाता है। या देखिए अगर हम फूड खा के उल्टे हो जाएं, अपसाइड डाउन हो जाएं, तब भी हमारा फूड जो है वो हमेशा हमेशा इंटेस्टाइन की तरफ ही जाएगा। वजह पेरिस्टल्सिस। दूसरी बात, सीकम में जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया मर जाते हैं, कॉलन का काम होता है पानी को जज्ब करना। अगर कॉलन ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिनको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर आपने सुना हो, इसको कब्ज कहते हैं। कब्ज, जब बहुत ज्यादा पानी जज्ब हो जाता है तो फूड जो अनडाइजेस्ट फूड मैटर है वो आगे जा नहीं सकता। इसी कंडीशन को हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब कॉलन बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी कभी कॉलन वाटर बहुत कम करता है। अगर ये बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करे तो इससे डायरिया हो जाता है। डायरिया उसी को कहते हैं जिसको लूज मोशन भी कहते हैं, लूज मोशन। और ये लूज मोशन को उर्दू में दस्त भी कहते हैं, जैसे 9 के बाद आता है दस्त। क्या आपने सुना है ये या नहीं? डायरिया। तो डायरिया में नहीं क्या सर, होता है? ये वो पानी आता है। वो कौन सा पानी होता है? ये वही पानी है जो कोलन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके बहुत सारे रीजन हैं जो GIT डिसऑर्डर में तफसील से हम पढ़ते हैं कि वो क्यों नहीं करता। सही है या नहीं? उसके कुछ यस सर। जेनेटिक फैक्टर भी हैं, कुछ फूड भी है, कुछ टाइप ऑफ फूड भी है, कुछ फूड की मूवमेंट है, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, कुछ बॉडी के नर्व्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट करती हैं एक साथ, तो ऐसा होता है। राइट। तो आपको क्या इतनी बात समझ आई या नहीं?
हेलो। देखिए अगर ये बात आपको यस समझ सर। आ गई तो फिर दरअसल कहते हैं वो नोट्स में रटे रटाए वर्ड्स होते हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए ये रटे रटाए वर्ड्स हैं, जब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है ह्यूमन में। पहले दरअसल ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये 6.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। क्या ये हम पढ़ चुके हैं या नहीं। और इसके 3 रीजन हैं। एक तो दरअसल कहते हैं छोटा सा है एक सैक जिसको कहते हैं सीकम, और एक लंबी सी है कोलन, और फिर उसके बाद एक टर्मिनल पार्ट है जिसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम का काम अनडाइजेस्ट फूड मैटर को स्टोर कर रहा है। कोलन का काम पानी को एब्जॉर्ब करना है। रेक्टम का काम जो अनडाइजेस्ट फूड मैटर है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ जिसको बाहर भेजना है एनस के जरिए, उसे कुछ देर तक स्टोर किया जाता है, और स्टोरेज का काम रेक्टम करता है। सीकम क्या है। सीकम एक ब्लाइंड सेक है। ब्लाइंड कहते हैं बंद को। ब्लाइंड सिर्फ अंधे को नहीं कहते, ब्लाइंड बंद को भी कहते हैं जो क्लोज्ड होता है। और जैसे कहते हैं ये राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। कि मैंने आपको बताया था कि एब्डोमेन के राइट साइड पर होता है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होती है। और यही जो है कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं द एरिया ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज, तो उसका आंसर है सीकम। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये भी राइट साइड पर होती है। यहाँ पे लिखा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो 18 सेंटीमीटर की होती है। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ये कोई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इसे अपेंडिक्स तो इसलिए कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्गन है, फंक्शनलेस है, कोई फंक्शन नहीं करता। वर्मी फॉर्म का मतलब होता है ये वर्म की तरह होता है। वर्म का मतलब होता है कीड़े नुमा, कीड़े नुमा। वर्म कीड़ों को कहते हैं वर्म, WORM। तो ये है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यानी कीड़े नुमा एडिशनल ऑर्गन। और ये एडिशनल ऑर्गन भी बच्चे जो होते हैं जब लिखा होता है ये 2 सेंटीमीटर का होता है, 7 सेंटीमीटर का होता है, 9 का होता है, 18 का होता है। हर बच्चा 2 सेंटीमीटर सेलेक्ट करता है। वो कहते हैं क्यों, कहते हैं फंक्शन नहीं होता ना। फंक्शन तो नहीं होता लेकिन ये कोई छोटी ट्यूब नहीं है, ये 18 सेंटीमीटर की ट्यूब है। ये ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड का मतलब है यहाँ से ये बिल्कुल बंद होती है, यहाँ से खुली नहीं होती, ये बंद होती है। प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ये बात पता होनी चाहिए कि राइट साइड पर होती है, और ये सीकम के नीचे होती है। यहाँ पे जो सैक है एक सैक, उसका नाम सीकम है, और सीकम के नीचे अपेंडिक्स होती है। तो ये भी राइट साइड पर है, ये भी राइट साइड पर है। प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा बताएं सीकम कौन सी साइड पर होता है, तो उसने बताया राइट साइड पर। तो इस तरीके से सेकंड स्टूडेंट से मैंने पूछा राइट साइड कहाँ पर होगी, तो कहने का राइट का मतलब है सही साइड। तो यहाँ पे राइट साइड का मतलब सही साइड नहीं है, राइट का मतलब होता है ऑन आर राइट हैंड साइड। वाटर जी एब्जॉर्ब किया, ये क्या लिखा है आपने भाई। दरअसल इंग्लिश तो सही लिखे, ये रोमन जो होती है मुझे वैसे भी इतनी समझ नहीं आती है। लिखे है वाटर CHI चाय एब्जॉर्ब किया, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो जी। तो ये लफ्ज ही समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा है। दिस इज पश्तो, आई डोंट नो पश्तो, आई डोंट, ओ माय गॉड। ये प्रेजेंट होता है ऑन द राइट हैंड साइड सीकम। इसके बाद दरअसल कहते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में क्या है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो वेस्ट ऑर्गन होते हैं, जो बेकार ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इट हैज नो फंक्शन। वेस्टिजियल का मतलब भी होता है जिसका कोई काम नहीं होता। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की तरह बिल्कुल निकम्मी होती है, इसका कोई काम नहीं होता। और यहाँ पे लिखा है ये फंक्शनल होती है हर्बीवोरस एनिमल में। मैंने बताया था कि हर्बीवोरस किसे कहते हैं, जो प्लांट ईटर होते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ये एग्जाम में रीजन पूछा जाता है, व्हाई व्हाई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज फंक्शनल इन हर्बीवोरस एंड नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये फंक्शनल क्यों नहीं होती। हर्बीवोरस में फंक्शन इसलिए होती है, इसका ये आंसर लिखा है इसलिए कि ये हेल्प करती है हर्बीवोरस को कितने, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में जो प्लांट का प्रोडक्ट है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो खाते ही सिर्फ प्लांट है, वो गोश्त वोश्त तो खाते ही नहीं है। तो सारा कुछ देने सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही मिलता है। यहाँ पे दरअसल कहते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे हम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। क्या नाम है, इकोलाई। इक्वल है। ई से बनता है एस्चरेशिया। एस्चरेशिया
दरअसल नाम है उस जर्मन साइंटिस्ट का जिसने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो दोस्तों कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी उसकी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसने वजह भी बताई थी करता क्या है वहां पर, वो क्या कर रहा होता है। आपको पता है सिम का मतलब होता है टुगेदर और बायो का मतलब है लाइफ, टू स्पेंड लाइफ टुगेदर यानी साथ मिलके रहना, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के फायदे के लिए। एग्जाम में रीजन पूछा जाता है कि इकोलाई को क्या फायदा है और इंसान को इससे क्या फायदा है। इकोलाई यानी बैक्टीरिया को क्या फायदा है और इंसान को क्या फायदा है। इकोलाई को इसलिए ये फायदा है कि उसको शेल्टर मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो महफूज रहता है, उसको फूड भी मिल जाता है। जो अंडर फूड मैटर्स में चीजें होती हैं वो इसको मिल जाती हैं जो इसको चाहिए होती हैं। और इंसान को क्या फायदा होता है, इंसान को एंजाइम मिल जाता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। देखें यहाँ पे, देखें ओज लिखें तो शुगर का नाम होता है, एंजाइम लिखें तो एज। तो दरअसल ये सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल्यूलेज बनाते हैं। तो दरअसल आपको दोनों का फायदा समझ आया कि ह्यूमन को इससे क्या फायदा है। तो ऐसी एसोसिएशन जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है, यानी ऐसी पार्टनरशिप या एसोसिएशन इन विच बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट। तो दरअसल कहते हैं कि ये लेक्चर हमारा 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, 10 मिनट रह सर गए। जब अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है तो ये जो अपेंडिक्स का डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है, इस ये क्यों होता है? सर मैंने आप अगर आप सो ना रहे हो उस वक्त तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी फूड, मैंने चुलबुले बच्चों की बात की, क्या आपने देर से ज्वाइन किया है क्या। नहीं सर, वो बात तो सुनी है मैंने लेकिन समझ नहीं आई। तो उस वक्त सवाल पूछना चाहिए था ना कि दरअसल आमतौर पे फूड यहाँ पे नहीं जाता लेकिन कभी कभी कुछ फूड फंस जाते हैं। आमतौर पे जिस तरीके से कहा जाता है कि मिर्चों वगैरह के जो बीज होते हैं या अमरूद के बीज, फालसे के बीज, इस टाइप की चीज़ें कभी कभी फंस जाती हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी। ठीक सर, ठीक। सही है या नहीं। इसी तरीके से बिल्कुल। कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत अमाइनो एसिड होते हैं या कुछ विटामिन है जैसे खासतौर पे विटामिन के है, और इस तरीके से सेल्यूलेज एंजाइम है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो दरअसल ये एंजाइम सेल्यूलेज जो है वो किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, वो सेल्यूलोज को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक यस सर। एरो से रिएक्शन लिखा है कि सेल्यूलोज एंजाइम सेल्यूलेज, ये एंजाइम का नाम लिखा है, सेल्यूलेज की वजह से ग्लूकोज बन जाता है। तो ये फंक्शन किसका था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का। ये सर किस में लेकिन बस होता एक है। बार ये बता दो कि अपेंडिक्स में पेन क्यों होता है फिर? जी, जब कोई चीज फंस जाती है तो पेन होता है, और ये पेन जो है वो राइट साइड पर ही होता है इसलिए कि ये अपेंडिक्स राइट साइड पर होता है। जब वो फट जा, वो जो है फूल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता सूजन हो जाती है, उसमें वाटर या दूसरी चीजें फ्लूइड जमा होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है। अगर वो बर्स्ट हो जाए तो जो पूरा फूड है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। इसी वजह से उसको फटने से पहले निकाल देना होता है, सर इसलिए कि अगर अगर वो फट जाए। कोई शख्स हमारे सामने होगा तो उसकी हम लेफ्ट साइड को कंसीडर करेंगे अपने विजन से। हमारी लेफ्ट उसकी अपनी राइट, हमारी लेफ्ट हम उसकी राइट होगी। हम जैसे आमने सामने खड़े होते हैं तो जो मेरा राइट होता है वो दूसरे आपका लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट ठीक होगा वो मेरा राइट होगा। हम दूसरे को देख रहे होंगे जो उसका राइट है वो मेरे लेफ्ट साइड पर आएगा, ऐसा ही होता है या नहीं। यस सर। यस सर। कोलन क्या करते हैं, कोलन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं सीकम, अपेंडिक्स, कोलन, ऑल ऑफ दीज। आंसर है कोलन। और कोलन जो है इसलिए सबसे बड़ा है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, एक को हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, राइट साइड पर होगा या लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। राइट साइड सर। डिसेंडिंग कोलन राइट साइड पर होगा लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। ट्रांसवर्स कोलन राइट पर होगा लेफ्ट पर, बीच में। सेंटर में होगा। में होगा। कहते हैं कॉलन का काम क्या है, ये तीनों की तीनों कॉलन जो है वो एक ही काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। मेजर जो है सॉल्ट एंड वाटर हैं, कभी कभी विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं, खास तौर पे विटामिन के जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सही है या नहीं, क्या आपको ये समझ आ गया या नहीं। सर आ यस गया। सर। सर समझ में आ गया। अपेंडिक्स का पेन होता है, यस। वजह क्या है भाई, दरअसल वो जब फेल हो जाता है कोई चीज, फूड एंड फॉर्मेट है, वहाँ पे जाके फंस जाता है जो यूजुअली नहीं होता।
ठीक है या नहीं? ऐसे तरह से सेकेंड ईयर में जाएंगे आपको बहुत यस सारी सर। चीज़ें पता चलेंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा होता भी रहता है। आगे क्या आएगा? आगे जो है वो रोल ऑफ रेक्टम है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट आता है इसको रेक्टम कहते हैं। जैसे ये देखें, ये है असेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये छोटा सा जो पार्ट है इसका नाम है रेक्टम। रेक्टम का काम क्या है? ये छोटी सी ट्यूब है और इसका काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड मैटर को स्टोर करना। एक एक वर्ड भी अगर आप चीज याद रखेंगे तो वो ज्यादा अरसे तक याद रहेगी, और अगर आप सेंटेंसेस में याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो कम याद रहेगा। देखें लिखा है रेक्टम जो होता है वो एक एनल कैनाल भी कहलाती है, इसलिए कि इसके बाद जो ओपनिंग होती है उसका नाम एनस होता है, इसलिए इसको एनल कैनाल भी कहते हैं। ये लास्ट पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है ये। फंक्शन के लिहाज से रेक्टम का काम होता है स्टोरेज, किस चीज का? फीसिस। जो अनडाइजेस्टेड फूड मैटर है उसको फीसिस भी कहते हैं, और ये एक्सक्रीट करता है सॉल्ट और एक्स्ट्रा कैल्शियम को भी रिमूव करता है। कौन? ये सर सब के फूड सब। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में जाता है ना? जी, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले सीकम में, फिर असेंडिंग कॉलन में, फिर ट्रांसवर्स कॉलन में, फिर डिसेंडिंग कॉलन में, फिर रेक्टम में, आखिर में एनएस में। तो ये दरअसल एनएस क्या होता है? एनएस जो है वो एक ओपनिंग का नाम है। ये वाली ओपनिंग जो है इसका नाम है एनएस। सही है या नहीं? ये एनएस जो है ओपनिंग कहाँ पर होती है? ये देखिए यहाँ पे ये हिप्स के दरमियान में ये एनल ओपनिंग है, और यहाँ पे इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि इसमें बाकायदा वेल्व होते हैं। ये देखिए ये वेल्व लगे हैं, तो ये एनएस हर वक्त खुला नहीं रहता, ये बंद रहता है, बंद। ये जो एनएस की ओपनिंग होती है यहाँ पे बाकायदा मसल्स के वेल्व लगे हैं। ये किसी प्लास्टिक के या लोहे के वेल्व नहीं है, ये मसल्स। ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये वेल्व बंद हो जाता है, और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो वेल्व खुल जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होते हैं जब फूड अनडाइजेस्टेड फूड मैटर बाहर नहीं आ रहा होता। तो सर जी, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या होता है? सीकम लार्ज इंटेस्टाइन में शुमार होता है। जी, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, यस। और इस तरीके से जो रेक्टम है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। सही या नहीं? यस सर। तो ये सीकम जिस तरीके से ऐसे ही वेल्व जो होते हैं ये हमारे कार्डियक एंड और पायलोरिक एंड ऑफ स्टमक में भी लगे होते हैं। सही या नहीं? यस सही सर। है। तो इस तरीके से आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे एनएस का काम क्या है। एनएस तो दरअसल कहते हैं कि एनएस जो है वो एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। ओपनिंग इसलिए कि बाहर की तरफ ओपन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसका काम होता है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड मैटर को रिमूव करने को कहते हैं इजेशन। ये डेफिनेशन लिखिए, रिमूवल ऑफ फीसेस या अनडाइजेस्टेड फूड मैटर, या बहुत सारे बच्चे फेसेस लिख देते हैं, जबकि फेस जो होता है FACE होता है। तो ये फेसेस नहीं है, ये फीसेस है, FAECES, फीसेस। तो ये फीसेस जिसे अनडाइजेस्टेड फूड मैटर भी कहते हैं, और इसको हम स्टूल भी कहते हैं। यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है, ये मुश्किल नाम है। स्फिंक्टर दरअसल वेल्व को कहते हैं। इसमें दो वेल्व बने होते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पे नहीं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक इंटरनल होता है जो स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी मसल्स का होता है, इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और आउटर जो होता है स्ट्राइटेड मसल्स का होता है, ये वॉलंटरी यानी हमारे कंट्रोल में होता है। यानी डबल रिंग बना हुआ होता है इसके अंदर एनएस में, एक बाहर का एक अंदर का, दो रिंग्स हैं, दो वेल्व। दरअसल कभी कभी एग्जाम में MCQ में आता है कि जो हमारा फीसिस होता है इसमें क्या क्या होता है। दो दरअसल कहते हैं हमारे फीसिस में डेड बैक्टीरिया भी होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया। डेड म्यूकस लाइनिंग भी होती है, इसलिए कि स्टमक से जब फूड गुजरता है तो जो म्यूकस की लाइनिंग जो म्यूकस बनाता है उसके बहुत सारे सेल ब्रेक हो जाते हैं। इसमें सारा सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए सेल्यूलोज भी बाहर आता है। प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। म्यूकस एक स्लिपरी सिक्रेशन वो भी होती है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये लिवर से आता है। और डेरिवेटिव होते हैं बाइल सॉल्ट। इसी वजह से आमतौर पे चूंकि बाइल के येलो कलर का होता है, इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो भी येलो कलर के होते हैं, इसलिए आमतौर पे स्टूल येलो कलर का होता है।
बाकी वैसे कुछ आपने कुछ और चीज़ें खाई हो, उसके कलर चेंज भी हो सकते हैं, ग्रीनिश भी हो सकते हैं, ब्राउनिश भी हो सकता है, ब्लैकिश भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली वो येलोइश होता है बाइल पिगमेंट्स की वजह से जो लिवर से आते हैं। इसके अलावा इसमें पानी यानी वाटर होता है। दीज पासेस ये सारे बाहर आ जाते हैं एनएस के जरिए, और इसी के बाहर आने को इजेक्शन कहते हैं। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीसेस इन ह्यूमन। तो अगर इसमें से कोई नाम आए तो वो पार्ट होता है, नहीं हो तो नहीं होता। If cellulose is digested, then how it is passed with stool? असल में सारा सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए कि बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम सेलुलेज बनाते हैं, इसलिए हर्बीवोरस में तो ये डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ह्यूमन में बहुत कम सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। और आपको पता है सेलुलोज के भी फाइबर होते हैं। चैप्टर 4 जिसने पढ़ लिया हो, वो सेलुलोज के बाकायदा ऐसे धागे बने होते हैं, ऐसे नेटवर्क होता है। ये आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ लिया है तो आप पढ़ लेंगे, और नहीं है तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। सर डेड ब्लड सेल भी पास होते हैं? नहीं, कोई बीमारी हो तो होते हैं, वैसे तो डेड ब्लड सेल्स पास नहीं होते। अगर कोई बीमारी हो, कोई मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, कोई जख्म हो गया इंटेस्टाइन में, जिस तरीके से आपके खाने में कोई हड्डी चली जाए और कोई नुकीली चीज़ चली जाए, कोई बच्चा पिन खा ले, वो एक अलग चीज़ है कि वो अंदर किसी चीज़ को ब्लीड करता हुआ ले जाए तो हो जाता है। ये वैसे आमतौर पे